नमस्ते। आज हम 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य और समाज पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी सदी जिसमें इतने बड़े-बड़े बदलाव हुए कि उन्होंने सब कुछ हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। एक तरफ इंसान विज्ञान में कमाल कर रहा था और दूसरी तरफ हम सब जानते हैं 2 विश्व युद्धों की तबाही भी दिख रहा था। और आज इस सब को समझने के लिए हमारे पास AC वॉर्ड की किताब 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश हैं। हाँ, और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक ही सदी में ये दोनों चीजें एक साथ हुईं, वैज्ञानिक तरक्की और साथ ही साथ एक तरह का नैतिक और आध्यात्मिक पतन, और साहित्य पर इसका क्या असर हुआ। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में विक्टोरियन युग की हर चीज को चुनौती दी जा रही थी। हाँ, विक्टोरियन समाज की एक खासियत थी, मतलब वो अपनी संस्थाओं को बहुत स्थायी मानते थे। जैसे कि धर्म, परिवार, सत्ता। हाँ, साम्राज्य, सब कुछ ऐसा लगता था जैसे वो एक अडिग नींव पर बने घर में रह रहे हैं। सब कुछ तय था। लेकिन फिर इसी स्थिरता की आलोचना क्यों होने लगी? क्योंकि आलोचकों को लगने लगा था कि ये मान्यताएं मतलब ज्यादातर खोखली हैं, बिना किसी व्यक्तिगत जांच पड़ताल के बस अपना ली गई थीं। अच्छा। जॉर्ज मेरेडिथ जैसे लेखकों ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें उस दौर की कविताओं में पाखंड की गंध महसूस हुई। और फिर सैमुअल बटलर आए। हाँ, उन्होंने अपनी किताब एरेफोन से विक्टोरियन मूल्यों पर सीधा हमला ही शुरू कर दिया। और इस बदलाव के सबसे बड़े अगुआ बनकर उभरे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उनका तो एक ही मंत्र था, सवाल करो, जांचो, परखो। बिल्कुल, क्वेश्चन, एग्जामिन, टेस्ट। उनकी एक रचना है मेजर बारबरा। उसमें एक पात्र है एंड्रू अंडरशॉफ्ट। वो कहता है, यही तो आज दुनिया की समस्या है। ये अपने पुराने भाप के इंजन और डायनेमो को तो कबाड़ में फेंक देती है, लेकिन अपने पुराने पूर्वाग्रहों, अपनी पुरानी नैतिकता, इन सब को नहीं फेंकती। क्या लाइन है! और इसका असर बहुत गहरा हुआ। कुछ लोगों के लिए तो ये एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा था। लेकिन कई लोगों के लिए इसने एक आध्यात्मिक शून्य पैदा कर दिया होगा, है ना? बिल्कुल, पुरानी निश्चितताएं खत्म हो रही थीं। शॉ की ही एक पात्र है बाबरा। वो कहती है, मैं उस चट्टान पर खड़ी थी जिसे मैं शाश्वत समझती थी, और वो मेरे नीचे से हिल गई और बिखर गई। तो इस नए माहौल में लेखकों के 2 मुख्य समूह उभरे। हाँ, 2 खेमे बन गए। एक तरफ थे फेबियन सोसाइटी से जुड़े लेखक, शॉ और H.G. वेल्स जैसे लोग। बिल्कुल, जिनका मानना था कला जीवन के लिए है। मतलब साहित्य का मकसद सामाजिक सुधार होना चाहिए। सही कहा। फेबियन समूह का मुख्य मकसद ही समाजवादी विचारों को फैलाना और सामाजिक सुधार लाना था। इसमें सिडनी और बीट्रिज वेब जैसे विचारकों की बहुत बड़ी भूमिका थी, जिन्हें ब्रिटेन के वेलफेयर स्टेट का वास्तुकार भी कहा जाता है। हाँ, लेकिन इसका एक स्याह पक्ष भी था। वो क्या? सरकारी नियंत्रण वाली व्यवस्था में व्यक्ति की अपनी पहचान खो जाने का खतरा था। वो बस एक पंच किया हुआ कार्ड बनकर रह जाता। अच्छा, मतलब ये कॉमन मैन यानी आम आदमी का नहीं, बल्कि मास मैन यानी भीड़ का हिस्सा। बिल्कुल। और दूसरा समूह था ब्लूम्सबरी ग्रुप, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर जैसे बड़े नाम थे। हाँ, और जेम कीन्स भी। इन्होंने कला के लिए कला के सिद्धांत को एक नए रूप में वापस स्थापित किया। और सच कहूं तो वे खुद को बौद्धिक रूप से ज्यादातर लोगों से श्रेष्ठ समझते थे। एक मिनट, आपने अर्थशास्त्री जेम कीन्स का नाम लिया। हाँ, यही तो दिलचस्प बात है। उनका साहित्य से क्या लेना देना? वो इस ग्रुप का एक बहुत अहम हिस्सा थे। उनकी 1919 की किताब थी द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस। उसने पहले विश्व युद्ध के बाद हुई वर्साई संधि की धज्जियां उड़ा दी थी। अरे वाह! माना जाता है कि उनकी इस तीखी आलोचना ने जर्मनी में ये भावना पैदा करने में मदद की कि उनके साथ अन्याय हुआ है, और शायद इसी ने दूसरे विश्व युद्ध के लिए बदले की भावना को बढ़ावा दी। सोचिए जरा, एक किताब ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा, यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। पहला विश्व युद्ध, उसने तो समाज को झकझोर कर रख दिया होगा। पूरी तरह से। और इसका असर साहित्य पे भी पड़ा। युद्ध के बाद एक मोहभंग का दौर आया, मतलब डिसइल्यूजनमेंट। हाँ, एरिच मारिया रिमार्क की ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जैसी किताबों की तो बाढ़ आ गई। इन किताबों ने दुनिया को बताया कि युद्ध ने सैनिकों को शारीरिक रूप से न सही पर नैतिक और आध्यात्मिक रूप से जरूर मार डाला था। और फिर 1930 का दशक आया, यूरोप में तानाशाही बढ़ रही थी। बिल्कुल। तो युवा लेखकों के बीच ये धारणा बहुत मजबूत हुई कि कला को अब राजनीति की सेवा करनी चाहिए। स्रोत इसकी तुलना एक तरह के धार्मिक जुनून से करता है। हाँ, इसे एक अतार्किक आवेग कहा गया है। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारा साहित्य बस उबाऊ प्रचार बन के रह गया।
मतलब वो उन्हीं लोगों के लिए लिखा गया था जो पहले से ही समाजवादी विचारधारा को मानते थे। सही पकड़ा। उसमें कला की जो बारीकी होती है वो कहीं खो गई। इस पर लेखक E.M. फॉस्टर की एक बात बहुत सटीक बैठती है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने सवाल उठाया कि कलाकार अपनी हाथी दांत की मीनार में क्यों जाता है। एक कारण डर हो सकता है, लेकिन दूसरा कारण भीड़, समुदाय और दुनिया के प्रति बोरियत, घृणा और आक्रोश भी है। बिल्कुल सही। फॉरेस्टर का मानना था कि समुदाय भी स्वार्थी हो सकता है। और फिर आया 1922 का साल, एक बहुत बड़ा मोड़। हाँ, इस साल 2 बहुत बड़ी रचनाएं प्रकाशित हुईं। जेम्स जॉयस की यूलिसिस और T.S. एलियट की द वेस्टलैंड। और इन रचनाओं के साथ साहित्य आम रास्ते को छोड़कर एक गूढ़ किले में सिमट गया, जिसे समझना आम पाठक के लिए बहुत मुश्किल था। इसके पीछे एक तरह का बौद्धिक अहंकार भी था, है ना? हाँ, कह सकते हैं। जॉयस की किताब पर टिप्पणी करते हुए स्टुअर्ट गिलबर्ट ने लिखा था, जॉयस ने अपनी बुद्धि के अधिकार को मानसिक अधोलोक की अनियंत्रित भीड़ के सामने कभी धोखा नहीं दिया। मतलब साफ था कि ये साहित्य अब एक छोटे खास वर्ग के लिए लिखा जा रहा था। बिल्कुल। अकादमिक आलोचना का भी एक मजेदार किस्सा है। प्रोफेसर विलियम एम्सन ने T.S. एलियट की एक कविता में, हाँ, वो तो कमाल का किस्सा है। उन्होंने एलियट की कविता में प्रिंटर की एक मामूली सी गलती को एक बहुत गहरा साहित्यिक संकेत समझ लिया। हाँ, और उस पर अपनी पूरी की पूरी थ्योरी बना दी। ये दिखाता है कि कैसे अकादमिक आलोचना कभी-कभी असल जीवन और कला से पूरी तरह कट जाती है। स्रोत में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, सेरेब्रल इंसेस्ट, यानी बौद्धिक व्यभिचार। मतलब अकादमिक दुनिया बस अपने ही जैसे और अकादमिक पैदा करने में लगी है, जिसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। खैर, फिर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। ब्रिटेन में वेलफेयर स्टेट की स्थापना हुई। वादा था सबके लिए उचित हिस्सेदारी का, आर्थिक सुरक्षा का। लेकिन नतीजा बड़ा विरोधाभासी निकला। लोगों में संतोष की जगह एक उदास असंतोष फैल गया। और अपराध बढ़ गए। हाँ, अपराध भी बढ़ गए। इसे उपभोक्तावाद के उदय से जोड़कर देखा जा सकता है। विज्ञापनों का दौर। बिल्कुल। अब विज्ञापन उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में नहीं थे, वे डेप्थ साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं से खेलने लगे थे। जैसे बियर और इंसानी प्यार के बीच एक गहरा संबंध दिखाना। शिक्षकों ने तो चिंता जताई कि विज्ञापन धूम्रपान और शराब पीने को मर्दाना और आधुनिक होने की निशानी बता रहे थे। और इसी दौर में युवाओं का एक और विद्रोह देखने को मिला, बीटनिक पीढ़ी। हाँ, जैक केराउक जैसे अमेरिकी लेखकों से प्रभावित होकर ये युवा समाज के सभी नियमों को तोड़कर उससे पूरी तरह कट जाना चाहते थे। उनके फटे पुराने पहनावे और तौर तरीकों का भी जिक्र है। हाँ, वे समाज के बनाए नियमों से इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने तय किया कि वे इसका हिस्सा ही नहीं रहेंगे। और व्यंग का स्तर भी गिरा। बहुत ज्यादा। व्यंग, जो एक शक्तिशाली सामाजिक सुधार का हथियार हो सकता है, वो अब केवल बुद्धिहीन मजाक बनकर रह गया, जिसका मकसद सिर्फ मजाक उड़ाना और लोगों का उपहास करना था। बिल्कुल, सुधार के लिए नहीं, बस मजाक उड़ाने के लिए मजाक। कुल मतलब क्या है? 20वीं सदी की कहानी क्या है? ये एक बड़े विरोधाभास की कहानी है। एक तरफ तकनीकी प्रगति और दूसरी तरफ आध्यात्मिक बिखराव। और साहित्य ने इस पूरे सफर को आईना दिखाया। कभी समाज का नेतृत्व किया तो कभी आम इंसान से इतना दूर चला गया कि उससे पहचानना ही मुश्किल हो गया। एक आखिरी दिलचस्प बात, स्रोत कहता है कि जैसे जैसे हम विक्टोरियन युग से दूर होते हैं, हमें उनका पाखंड असल में सराहनीय संयम और शालीनता लग सकता है। हाँ, और ये आज के उस दौर के ठीक विपरीत है, जहां दिखावा और पर्सनालिटी कल्ट हावी है, जहां हर कोई अपनी राय सार्वजनिक रूप से रखने को आतुर है। सही कहा। और ये बात एक विचार छोड़ जाती है। आज के दौर में जब शोहरत रातों रात मिलती और खो जाती है, तो क्या साहित्य और गहरी सोच के लिए जरूरी एकांत और संयम की वो पुरानी जगह कहीं खो गई है?